चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग मैम। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ करिकुलम। ठीक है, जैसा मैंने लास्ट क्लास में बता ही दिया था आपको कि हम टाइप्स पढ़ने वाले हैं। अभी तक हमने इस यूनिट से जो टॉपिक कवर किए हैं, है ना, वो कौन कौन से हैं। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ करिकुलम कर लिया है ना। चलो मैंने याद कराती हूँ। मीरा मनराल बताओ तो कौन कौन से टॉपिक कवर कर लिए हैं इस यूनिट से। मैम मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ करिकुलम, हम्म ऑब्जेक्टिव्स ऑफ करिकुलम और प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम फॉर्मेशन। कंस्ट्रक्शन। यस मैम। चलिए तो आज अब हम व्हाइट बोर्ड शेयर कर लेते हैं और आज पढ़ते हैं हम टाइप्स ऑफ करिकुलम। ठीक है, टाइप्स ऑफ करिकुलम। अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ करिकुलम की, है ना, तो हम देखते हैं इस तरीके से। आप डायग्राम बना लीजिए पहले, है ना, क्योंकि हम एक और यहाँ बना लेते हैं, एक रह रहा है यहाँ पे। अब ऐसा करते हैं, इसको ले लेते हैं। बात करें टाइप्स ऑफ करिकुलम की, तो जो सबसे पहले हमारे सामने आता है वो है सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम। सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम, ठीक है, यानी कि विषय प्रधान पाठ्यक्रम। दूसरा जो आता है हमारा, वो आता है चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम, मतलब बाल केंद्रित पाठ्यक्रम। ठीक। तीसरा जो आता है हमारे पास वो है कोर करिकुलम। कोर करिकुलम हिंदी में भी लिखिए कोर करिकुलम या अंतर्भाग पाठ्यक्रम। अंतर्भाग पाठ्यक्रम, ठीक है। उसके बाद आ जाइए, आप यहाँ आ जाइए। एक्सपीरियंस सेंटर्ड करिकुलम, यानी कि अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम। ठीक है, पहला हमने कहा, बोलो, सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम। दूसरा हमने कहा चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम। हाँ, तीसरा हमने कहा कोर करिकुलम। चौथा हमने कहा एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस के बाद आ जाइए कोरिलेटेड करिकुलम। कोरिलेटेड करिकुलम। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, कहीं कहीं पर आप देखते हैं क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम भी आता है। हालांकि मैं उसको एक्सपीरियंस सेंटर्ड में ही डालना चाहूंगी, लेकिन लिख लेते हैं एक्टिविटी
सेंटर्ड करिकुलम, ठीक है, एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम। और लास्ट में आ जाइए, कोरिलेटेड करिकुलम हो गया, इतना ही रहने देते हैं, इसको हटा देते हैं। चलिए 6 ही रखिए, डायग्राम याद रखने में बनेगा आपको। लिख लिया सबने, डायग्राम बना लिया सबने? जी Yes, मैम। तो बात करते हैं कि जो हमारा ये करिकुलम है, कौन सा वाला? पहला। हम बात किस टॉपिक पे कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ करिकुलम की, मतलब कि कितने प्रकार के करिकुलम होते हैं। ठीक, जब हम कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं करिकुलम के, तो इतने प्रकार के करिकुलम को हम बनाते हैं। ठीक है, जिसमें पहला हमने क्या कहा कि सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम की बात की। तो जो सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम होता है, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है? बालक को विषय से संबंधित ज्ञान प्रदान करना होता है। और इसका आधार क्या होता है? एज द नेम इंडिकेट, सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम। तो आधार क्या होगा? सब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य बालक को विषय से संबंधित जो ज्ञान है ना, या विषय से संबंधित जो समझ है, अंडरस्टैंडिंग है, वो विकसित करना होता है। तो इसका बेस जो है, इस प्रकार के करिकुलम का हम निर्माण करते हैं, तो इसका आधार हम सब्जेक्ट को लेते हैं, यानी कि इसमें हम सब्जेक्ट को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। ठीक है, इसमें जो सब्जेक्ट होते हैं उनको एक अलग अलग पर्टिकुलर प्लेस दिया जाता है, क्योंकि हर सब्जेक्ट का अपना एक इम्पोर्टेंस होता है। तो उस जो सब्जेक्ट है उनको एक स्पेशल स्पेस प्रोवाइड कराया जाता है, और उसके शिक्षण के लिए अलग अलग पर्टिकुलर टाइम भी प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है ना? अब ये जो पाठ्यक्रम है, इसमें पाठ्य वस्तुओं को भी ऑब्वियसली जो हमारा कंटेंट है ना, उसको भी हम बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस प्रोवाइड करते हैं। इसको पुस्तक केंद्रित पाठ्यक्रम के नाम से भी जानते हैं। जैसे हमने कहा ना, सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम, तो इसको हम मतलब विषय प्रधान पाठ्यक्रम को एक और नाम से जानते हैं, जिसका नाम क्या कह सकते हैं हम? पुस्तक केंद्रित पाठ्यक्रम कह सकते हैं। ठीक है, तो जो सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम है हमारा, वो सरल से जटिल, यानी कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स शिक्षण जो सूत्र है उनका अनुसरण करता है। किसका अनुसरण करता है? सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, जो हमारा मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग है उसको फॉलो करता है। लेकिन ये जो पाठ्यक्रम है हमारा, मनोविज्ञान के सिद्धांतों की पूर्ति नहीं करता है। क्लियर है यहाँ तक? तीन ही बातें आपको याद रखना है। ये व्हाट इज करिकुलम के साथ ये क्वेश्चन आपका कभी भी आ सकता है, तो एक 2 पन्ने का आपको इसका नोट्स याद रखना है। डायग्राम याद रखना माइंड में, जो बता दिया है ना। 6 प्रकार के करिकुलम बताए हमने, तो उसमें सब्जेक्ट सेंटर्ड जो हुआ, उसमें नाम से ही पता लग रहा है कि किसकी प्रधानता होगी? इसमें सब्जेक्ट की प्रधानता होगी, यानी कि जो पाठ्य वस्तु है, विषय वस्तु है, हम उनको महत्वपूर्ण स्थान देंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ जाते हैं हम बाल केंद्रित पाठ्यक्रम में। तो बाल केंद्रित जो हमारा पाठ्यक्रम होगा, चाइल्ड सेंटर्ड होगा, तो इसका केंद्र बिंदु क्या होगा? चाइल्ड, बालक। हाँ, तो इसका केंद्र बिंदु बालक होगा। अब यह चूंकि केंद्र बिंदु बालक है, तो ऑब्वियसली जो हमने ऊपर के करिकुलम में थोड़ा डिफेक्ट देखा, वो डिफेक्ट यहाँ खत्म हो जाता है कि ये मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पे आधारित होगा। ठीक है, तो यह मनोवैज्ञानिक नियमों और सिद्धांतों का पालन करेगा। हाँ, क्योंकि इसमें जो बालक होते हैं, उनकी जो उनका इंटरेस्ट है, उनका जो नीड है, उनकी जो प्रवृत्तियां हैं, है ना, उनकी मानसिक शक्तियां हैं, और उनको किस तरीके का वातावरण चाहिए, इन सारी चीजों को हम कंसीडर करते हैं। इन सारी चीजों का पूरा ध्यान रखा जाता है। ठीक है, तो इसके अनुसार बालक के लिए पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम के लिए बालक नहीं। ये लाइन लिख लो कि जो हमारा चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम है, उसका मानना यह है कि बालक के लिए पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम के लिए बालक नहीं।
लिख लिया? जी मैम। ठीक है, तो जो हमारा चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम है, इसमें जो छात्र होते हैं, जो बालक होता है, उनके स्वाभाविक रुचियों और जो उनकी संवेगात्मक सहज प्रवृत्तियां हैं, मतलब जो नॉर्मल जो एटीट्यूड है उनका, उसके द्वारा ही हम उन्हें जो न्यू नॉलेज है, विशेष ज्ञान है ना, ये प्रदान करने के लिए हम उन्हें प्रेरित करते रहते हैं या उनका ज्ञानार्जन कराते हैं। ठीक है, और इस प्रकार का जो पाठ्यक्रम होता है उसमें जो शिक्षण की विभिन्न गतिविधियां एवं जो क्या कहते हैं सहायक सामग्री है ना, उनका समावेश क्या करते हैं, बालकों को ही केंद्र मान के करते हैं। सपोज करो अगर हमें ये चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम को ऑप्ट करना है, तो हम वहां किस प्रकार के शिक्षण विधि को अपनाएंगे, ये कैसा होगा, लेक्चर मेथड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लेक्चर मेथड में जो चाइल्ड होते हैं वो पैसिव लिसनर की तरह हो जाते हैं, है ना। तो हम यहाँ शिक्षण विधि, जो मैंने ये आखिरी वाली लाइन कही है कि शिक्षण की जो गतिविधियां होंगी और जो सहायक साधनों का हम इस्तेमाल करेंगे, उनको भी हम बालक केंद्रित पॉइंट ऑफ व्यू से ही करेंगे कि चाइल्ड को हमें वहां एक्टिव रखना है, चाइल्ड को हमें इंपॉर्टेंस देना है, चाइल्ड का ही पार्टिसिपेशन इनहांस करना है ना, उनका इंटरेस्ट बना रहे, उनकी मानसिक जो एक लेवल है, कॉग्निशन का लेवल है, उनको कंसीडर करना है। तो जो सहायक सामग्री का इस्तेमाल करें या हम शिक्षण विधि का इस्तेमाल करें, तो हम छात्र को ही केंद्र बिंदु मान के करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? जी मैम। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाते हैं, हमारा कौन सा है, कोर करिकुलम। कोर करिकुलम, या इसे हम क्या कह रहे हैं, अंतर्भाग पाठ्यक्रम कह रहे हैं, है ना। तो जो अंतर्भाग पाठ्यक्रम होता है या कोर करिकुलम होता है, इसमें विद्यालय के जो सामाजिक उत्तरदायित्व होते हैं उन पे अधिक बल दिया जाता है। यानी केंद्र बिंदु क्या हो गया कि जो समाज के मतलब विद्यालय का जो एस्पेक्ट है ना समाज के लिए, वो मेन फोकस होता है। ठीक, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा, मुख्य उद्देश्य हो जाएगा सामाजिक दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण है, उपयोगी अनुभव है, वही बच्चों को प्रदान किया जाता है, उसी का ज्ञान दिया जाता है, तथा जो सामाजिक मूल्य हैं या सामाजिक समस्याएं हैं, उनके समाधान के पर विशेष ध्यान दिया जाता है। क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। अब इस तरीके का जो पाठ्यक्रम है, उसका जो उद्देश्य है वो क्या हो गया, उसका उद्देश्य हो गया कि जो बालक हैं उनका सामाजिक, सांस्कृतिक और व्यक्तिगत सभी प्रकार का विकास हो सके, है ना। और इस पाठ्यक्रम में जो विषय वस्तु, मतलब इस पाठ्यक्रम में एक बात है कि विषय वस्तु जो होता है, कंटेंट होता है, वो बहुत कम होता है, क्योंकि बालक के बहुत से महत्वपूर्ण अनुभव जो होते हैं वो हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू ही उनको क्या करते हैं, उनमें इनकॉर्पोरेट करते हैं। ठीक है ना, तो कोर करिकुलम में हो गया। जैसे महात्मा गांधी जो थे, उन्होंने भी कोर करिकुलम की बात की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। हालांकि उन्होंने कोर करिकुलम की बात की हिंट दिखाई देती है, लेकिन अनुभव केंद्रित पे ज्यादा फोकस रहा है उनका, तो आगे उसी पे बात करते हैं। अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम जो होता है हमारा, वो क्या होता है, नाम से ही पता लग रहा है, बताइए। अनुभवों पर आधारित। अनुभव मतलब, देखो शिक्षण अधिगम जो प्रक्रिया है, वो पूरी प्रक्रिया अनुभव प्रदान करने की ही प्रक्रिया है। ठीक है, तो अनुभव केंद्रित का मतलब यह यहाँ पे होता है कि इस हाँ, एक चीज यहाँ ये ध्यान रखना कि जो हमारा बाल केंद्रित पाठ्यक्रम ऊपर हमने पढ़ा, कहीं ना कहीं यहाँ भी अनुभव केंद्रित में भी बालक ही केंद्र बिंदु होगा। ठीक है, यानी कि इंपॉर्टेंस जो सेंटर में होगा वो बालक ही होगा, जैसे हमने चाइल्ड सेंटर में कहा। ठीक, तो यहाँ इस पाठ्यक्रम में भी कभी आधार बालक ही होंगे। तो क्या हो गया, बालक अगर है तो उनकी आवश्यकताओं, रुचियों, मतलब उनके भावनाओं को आधार दिया जाएगा। यानी कि इसमें किसका भी समावेश हो गया, हमारे जो चाइल्ड सेंटर था उसका पूरा पूरा समावेश हम देख पा रहे हैं। ये बात यहाँ तक क्लियर हो रही है गौरव? यस मैम। ठीक, बेसिक जो चीज है यहाँ पर हमारे अनुभव केंद्रित वाले में, उसमें क्या होता है कि बालक के जो पूर्ण, मैंने कंप्लीट तथा गुड एक्सपीरियंस,
दो चीजों पे महत्वपूर्ण मतलब इम्फेसिस होता है कि एक तो जो अनुभव हम उन्हें प्रदान करें वो कंप्लीट फॉर्म में हो, ठीक है, और दूसरा गुड एक्सपीरियंस प्रोवाइड करें, ठीक, क्योंकि जो हमारे मनोविज्ञान ने हमें बताया कि जो लॉज वो हम पढ़ते थे थ्योरीज ऑफ लर्निंग, उसमें लॉ ऑफ यूज, लॉ ऑफ डिसयूज को हमने पढ़ा है, ठीक है। तो जिस प्रयास से हमें सफलता मिल रही थी हमने उसको करना सीख लिया था, और जिस असफल प्रयास से हमें सफलता नहीं मिली थी उनको हमने करना छोड़ दिया था। तो कहीं ना कहीं ये सिद्धांत यहाँ पे हम देख पाते हैं जो हमारा एक्सपीरियंस सेंटर्ड करिकुलम होता है उसमें, कि जो छात्र होते हैं उनको हम पूर्ण, है ना, ध्यान दीजिएगा कि हम कंप्लीट और गुड जो एक्सपीरियंस है वो प्रोवाइड करने की पे अधिक महत्व दिया जाता है। यहाँ पे ये बात क्लियर हो गई? जी मैम। चलिए नेक्स्ट पे आज आ जाते हैं कि जो हमारा एक्टिविटी सेंटर्ड होता है, एक्टिविटी सेंटर में क्या होता है कि बिल्कुल वैसे ही अनुभव, मतलब अनुभव दो तरीके से हो रहा है। एक अनुभव क्लास में लेक्चर मेथड में भी होता है कि आप पैसिव लिसनर हैं और सुन रहे हैं, सुन के सीख रहे हैं, लेकिन एक्टिविटी सेंटर में क्या होता है कि लर्निंग बाय डूइंग का कॉन्सेप्ट आ जाता है कि हम बच्चों को उनके अनुसार उस काम को करने दे रहे हैं। जैसे हम उन्हें उनका थियोरेटिकल एस्पेक्ट सिखा देते हैं, ठीक है, थियोरेटिकल एस्पेक्ट बता दिया, और अब जो वो उसको प्रैक्टिकली करेंगे, मतलब खुद करके सीखेंगे, लर्निंग बाय डूइंग पे बेस होगा। तो बात वहीं पे है कि यहाँ भी दो चीजों को ध्यान रखेंगे कि जो लर्निंग बाय डूइंग हम उन्हें दे रहे हैं उसका थियोरेटिकल एस्पेक्ट हम उन्हें पहले बता दें, तो जब वो प्रैक्टिकली उस चीज को करेंगे तो बेटर अंडरस्टैंडिंग से करेंगे, और वो चीज यहाँ भी आएगी कि पूर्ण और गुड, मतलब कंप्लीट एंड गुड एक्सपीरियंस हमें उन्हें प्रोवाइड कराना है। क्लियर है ना? जैसे कई बार हम क्राफ्ट के थ्रू, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके माध्यम से हम इस तरीके के करिकुलम में चीजों को इंक्लूड करते हैं। अब आ जाते हैं हम कोरिलेटेड करिकुलम। कोरिलेटेड यानी कि सह संबंधित, एक दूसरे से संबंधित होते हैं ऐसे पाठ्यक्रम। तो कहा जा रहा है कि इसका जो मुख्य बिंदु है वो आपस में एक दूसरे से, जैसे सब्जेक्ट है ना, उनका समावेश हम करें इसमें। तो कहा जा रहा है कि कोरिलेटेड करिकुलम is more a methodology rather than a type of curriculum। क्या बात कही कि जो कोर करिकुलम है हमारा वो हमें एक मेथड ज्यादा दिखाई देता है बनिस्पत की टाइप ऑफ करिकुलम। ये बात समझ में आई? मैम अच्छे से नहीं आई है। देखो कोर करिकुलम में एक्चुअली होता क्या है कि इसके अंतर्गत जो हम पाठ्यक्रम है उसमें विषयों का आपस में जो समन्वय होता है, कोऑर्डिनेशन होता है या कोरिलेशन होता है, उस पर अधिक महत्व देते हैं। जैसे अगर हम फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को ले रहे हैं तो फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को लेने के लिए साइड बाय साइड जो मैथ्स में कॉन्सेप्ट इंक्लूड, फिजिक्स को समझने के लिए जितने मिनिमम बेसिक मैथ्स की जरूरत होगी उसको हम मैथ्स वाले सिलेबस में डाल देंगे। इतनी बात समझ में आई? और फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए जितने लैंग्वेज की जरूरत होगी तो वो हम लैंग्वेज वाले पोर्शन में डाल देंगे। तो कहने का मतलब है कि जो हमारा कोरिलेटेड करिकुलम होता है उसमें विषयों का जो आपस का समन्वय है वो मेन एम्फेसिस होता है, ठीक। तो इसलिए कहा जा रहा है कि जो कोरिलेटेड करिकुलम है वो एक टाइप ऑफ करिकुलम से ज्यादा एक मेथड ऑफ टीचिंग ज्यादा समझ में आता है, ठीक है, कि कैसे पढ़ाया जाना चाहिए, तो विषय के आपस के समन्वय के साथ पढ़ाया जाना चाहिए, ठीक। तो इसी को जब आधार बना दिया गया एक किसी करिकुलम को तो वो क्या कहलाएगा? कोरिलेटेड करिकुलम कहलाएगा। क्लियर अभी हुआ? जी मैम। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे टाइप्स ऑफ करिकुलम कंप्लीट होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं कंटेंट में। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इनके आंसर आप तैयार कर लीजिए, मैक्सिमम 1 से 1.5 पेज में ये बन जाता है आपका, बीच में डायग्राम जरूर ऐड कीजिएगा। अब हम बात करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ करिकुलम, पाठ्यक्रम का संगठन हम कैसे करते हैं। तो पाठ्यक्रम के संगठन के लिए मतलब हम कंस्ट्रक्शन करने गए हैं तो हम कंटेंट को ऑर्गेनाइज करेंगे, है ना। तो जब हम कंटेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो दो चीजें बहुत जरूरी है या ये कहें कि दो चीजों को हम माइंड में रखते हैं जब हम किसी करिकुलम को ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं। दो चीजें कौन कौन सी हैं? तो जो सबसे पहला आ जाता है हमारा नीड ऑफ द सोसाइटी,
जो समाज की आवश्यकताएं हैं हमें उनका ध्यान रखना चाहिए फर्स्ट। सेकेंड जो चीज आ जाती है दैट इज नीड्स ऑफ इंडिविजुअल चाइल्ड, मतलब जो बालक की व्यक्तिगत आवश्यकताएं हैं हमें उनका भी ध्यान रखना चाहिए बिफोर गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ करिकुलम। क्लियर है? जी मैम। तो इसलिए जरूरी हो जाता है कि पाठ्यक्रम में समय समय पे सुधार हो। क्यों? क्योंकि हमारी आवश्यकताएं बदलती रहती हैं, समाज की जरूरतें बदलती रहती हैं। तो जो हमने प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन में पढ़ा था ना, प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, है ना, तो वहां पे बताया भी था कि जैसे सोसाइटी में डिमांड हो गई कि वैल्यूज को इनकॉर्पोरेट करना है, तो हमने वहां चेंज लाया करिकुलम में। क्यों? क्योंकि वो जो था वो उस वक्त के सोसाइटी की डिमांड थी, नीड थी, है ना। कंप्यूटर को हम लेकर आए एज ए कंपल्सरी सब्जेक्ट, क्लास 10 तक हम लेकर आए। आईटी पढ़ते हैं बच्चे? नहीं पढ़ते हैं, है ना। तो कहने का मतलब यही है कि क्योंकि वो आवश्यकता बन गई थी, क्योंकि टेक्नोलॉजी से हमें बच्चों को अवगत कराना है। ठीक, तो जो प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी है वो इसीलिए वहां डाला गया। तो ये कहा जा रहा है कि ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम समय समय पर क्या करें कि करिकुलम में सुधार लाएं। तो क्या होगा कि समाज की जो बदलती हुई परिस्थितियां हैं उनके अकॉर्डिंग हम जो अपना पाठ्यक्रम है उनको मॉडिफाई कर सकते हैं। चलिए, तो अब बात करते हैं कि जो करिकुलम का हम ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, मतलब कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, बना रहे हैं, उनको सिस्टमेटिक कर रहे हैं। अब ऑर्गेनाइजेशन को आपको ऐसे समझना होगा कि जैसे आप कुकिंग करने जा रहे हैं, तो कुकिंग करने जब आप जा रहे हैं तो आप क्या करते हैं? पहले प्लानिंग करते हैं नहीं करते हैं कि ये बनेगा, ये बनने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता है, मटेरियल रिक्वायर्ड करते हैं। फिर आपको उस पर्टिकुलर रेसिपी के बारे में मेथोडोलॉजी पता होती है कि ऐसे बनता है। तो इन सारी चीजों की अगर हम बात करें तो ओवरऑल क्या है कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन है कि हम इस चीज को ऐसे बनाएंगे, है ना। एक फ्रेमवर्क है, एक लेआउट है। तो अगर हम बात करें कि करिकुलम कंस्ट्रक्शन का के ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करें तो दो तरीके का संगठन या दो तरीके का ऑर्गेनाइजेशन हमें देखने को मिलता है। पहली बात क्या है कि जिसमें ना मतलब टॉपिकल ऑर्गेनाइजेशन होता है, मतलब उसमें हम एक पर्टिकुलर टॉपिक पे एम्फेसिस देते हैं। और दूसरा होता है स्पाइरल मेथड, मतलब पहला हो गया टॉपिकल मेथड और दूसरा हो गया स्पाइरल मेथड। टॉपिकल मेथड को हम कह सकते हैं हिंदी में प्रकरण विधि, और स्पाइरल को हम कहते हैं चक्राकार विधि। अब ये है क्या, इसको समझिए थोड़ा सा, बस वही है, जनरल टर्म है, बस नाम से आपको लग रहा होगा पता नहीं क्या है। टॉपिकल मेथड में क्या होता है कि हम जब करिकुलम को बना रहे होते हैं तो किसी एक टॉपिक को अगर हम लेके चले हैं तो हम उस टॉपिक को के सारे कंटेंट को उसी क्लासरूम में कवर करेंगे। क्लासरूम नहीं, नॉट क्लासरूम, उस क्लास में कवर करेंगे। क्लास में मतलब अगर क्लास 9 में हम कोई एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं तो उस टॉपिक की सारी डिटेल्स हम क्लास 9 में ही खत्म करेंगे। मतलब जो एक साल का क्लास 9 होगा वो टाइम स्पैम जो है, उसी टाइम स्पैम में हम किसी टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं तो उसको हम खत्म क्लास 9 के खत्म होने तक उस टॉपिक से रिलेटेड सारी चीजें हम उसे पढ़ा देंगे। अगर हमारा ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, टॉपिकल मेथड से है। तो अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखते हैं कि जैसे क्लास 9th में हम अगर विज्ञान में परमाणु संरचना के सिद्धांत को पढ़ रहे हैं या पीरियोडिक टेबल को पढ़ रहे हैं, परमाणु भार को पढ़ते हैं, है ना, या फिर मोल कॉन्सेप्ट बता देते हैं, रेडियो एक्टिविटी बता देते हैं, फोर्स बता देते हैं, स्पीड बता देते हैं, वर्क बता देते हैं, एनर्जी बता देते हैं, है ना। इस तरीके से क्लास 9 में एक कॉन्सेप्ट को शुरू किया तो पूरे क्लास 9 में उससे रिलेटेड को रिलेटेड सारे कंटेंट को हम वहीं पे समाप्त करेंगे। क्लियर हो रहा है? जी मैम। ठीक है। अब चूंकि यहाँ क्या होता है कि ये जो एक ही कक्षा में पूर्ण कर देना है तो बालक एक समस्या को पूरे क्लास 9 के स्पैम में वो उन समस्याओं को बहुत ही बारीकी से उसके रूल्स, प्रिंसिपल्स, फॉर्मूलाज, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सारी चीजों पे प्रैक्टिस करता रहता है। तो उससे क्या होता है कि नॉलेज अंडरस्टैंडिंग से लेकर के पूरा जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो पूरा इसी टाइम स्पैम में उस पर्टिकुलर कंटेंट के लिए उसका डेवलप हो जाता है। ठीक, ये तो विशेषता हो गई। लेकिन बावजूद इसके इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन में, किसमें, टॉपिकल मेथड में कुछ कमियां भी
होती हैं। वो कमी कौन कौन सी होती हैं? तो चूंकि क्या होता है कि ये जो कंटेंट है, इतना एक ही कंटेंट इतना लंबा टाइम चलता रहता है कि कई बार बच्चे जो हैं वो मेंटली फटीग फील करते हैं, बोरियत आ जाती है। एक तो ये डिफेक्ट है। दूसरा ये है कि अन्य विषयों के साथ या एक प्रकरण का दूसरे प्रकरण के साथ कोई कोरिलेशन नहीं होने की वजह से क्या होता है कि एक कंटेंट का दूसरे कंटेंट से समन्वय स्थापित नहीं हो पाता है। ठीक, अब ये कमी हम दूर कर सकते हैं किसमें? हमारे स्पाइरल मेथड में। स्पाइरल मेथड में क्या होता है कि स्पाइरल मतलब जो चक्राकार जिसकी बात कर रहे हैं, तो किसी एक विषय या एक ही कॉन्सेप्ट को हम एक कक्षा में प्रारंभ करते हैं, तो उसका जो क्या कहते हैं डिफिकल्टी लेवल के अकॉर्डिंग हम उसे अगली अगली कक्षाओं में डालते रहते हैं। ठीक, तो जो ऊपर की कमी थी कि हम एक ही कक्षा में, हाँ एक और कमी है टॉपिकल मेथड में जो बोलना रह गया कि होता क्या है कि एक टॉपिक के सारे कॉन्सेप्ट को हमें बता देना है, तो क्या होता है कि बच्चों में जब कॉन्सेप्ट समझ में आना बंद हो जाता है तो बच्चों को वो सब्जेक्ट फिर बोरिंग लगने लग जाता है। होता क्या है कि उनका जो एक मानसिक लेवल है उसी लेवल के अनुसार वो कंटेंट को समझते हैं। तो टॉपिकल में हम क्या करें, क्लास 9 में शुरू किया है तो हम क्लास 9 में उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी हमारे कॉन्सेप्ट होंगे हम वो सब पढ़ाते हैं, वहीं पे पढ़ाते हैं। तो बच्चे का मानसिक स्तर तो एक ही साल में बढ़ नहीं गया है, तो क्या होता है कि जो अंडरस्टैंडिंग होती है उसकी जो रेट ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो कम हो जाता है। तो उस कमी को हम यहाँ दूर कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम कॉन्सेप्ट को ग्रेजुअल अरेंजमेंट करते हैं, हायरार्की के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं। कक्षा 6 में दिया तो उसका हायर लेवल 7 में दिया, 8 में दिया, 9 में दिया, 10 तक आते आते हम उस पूरे कॉन्सेप्ट को बिगिनिंग टू एंड तक बताते हैं, यानी सरल से जटिल की ओर हम लेकर जाते हैं। तो जो कमी हमारे टॉपिकल मेथड में होती है उसको हम कहाँ दूर कर लेते हैं? हमारे स्पाइरल मेथड में दूर कर लेते हैं। तो इस ऑर्गेनाइजेशन को हम ज्यादा मतलब महत्व दे सकते हैं या इसको हम ऑप्ट कर सकते हैं क्योंकि ये बेहतर है ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है? यस मैम। तो आज हमने टाइप ऑफ करिकुलम पढ़ा, साथ में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ करिकुलम पढ़ लिया। अब एक और टॉपिक बच जाता है यहाँ पे कि डिफेक्ट्स इन एग्जिस्टिंग करिकुलम। जो हमारे पास अभी करिकुलम है उनमें कौन कौन से डिफेक्ट्स आपको दिखाई देते हैं? बताइए कुछ। जो वर्तमान हमारा पाठ्यक्रम है उन पाठ्यक्रम में आपको कौन कौन से दोष दिखाई देते हैं? दोष ही दोष दिखाई देते हैं। कौन बताएगा? पूछने लगे ना तो फिर 40 मिनट तो यही चले जाना भाई। चलिए, पहला है कि वर्तमान पाठ्यक्रम में जो विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य है और सीखने के अनुभवों जो हम एक्सपीरियंस की बात करते हैं उसका विस्तृत वर्णन नहीं किया गया है। पहला डिफेक्ट है। ठीक है, क्या हुआ पहला डिफेक्ट एग्जिस्टिंग करिकुलम का? कि जो विज्ञान शिक्षण के जो हमारे उद्देश्य हैं जो हमने पहले पढ़ा है ना, पूरा चैप्टर पढ़ लिया है, और जो सीखने के अनुभव हैं उसका विस्तृत वर्णन कहीं भी नहीं किया गया है। तो थ्योरेटिकल हम बात करते चले जाते हैं। पहला जो डिफेक्ट है। दूसरा कि जो वर्तमान में विज्ञान का पाठ्यक्रम है वह विषय केंद्रित और प्रकरण केंद्रित है। अभी पीछे पढ़ा हमने विषय केंद्रित क्या है और प्रकरण केंद्रित क्या है, तो ये डिफेक्ट है। क्यों? क्योंकि प्रकरण ना हो करके कैसा होना चाहिए? स्पाइरल होना चाहिए। बिल्कुल सही, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट करते हैं कि जो हमारा वर्तमान पाठ्यक्रम है वो सामान्य विज्ञान के प्रत्यय या अवधारणा से अभी तक अनभिज्ञ है। मतलब क्या हुआ इसका कि जो जनरल साइंस है, जो करिकुलम में सामान्य विज्ञान के जो कॉन्सेप्ट दिए गए हैं वो बहुत अच्छे से इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया है। तो जो स्टार्टिंग लेवल है हमारा, प्राइमरी लेवल है, वहीं से इनकॉर्पोरेट होना चाहिए और हायर लेवल तक उसको कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद बात करें तो जो हमारा एग्जिस्टिंग करिकुलम है वह परीक्षा केंद्रित है। ठीक है, परीक्षा आप खुद पढ़ते ही इसलिए हैं क्योंकि परीक्षा का डर है। अगर अभी परीक्षा का डर हटा दिया जाए तो अभी मेरी क्लास में जितने बच्चे बैठे हैं उनकी संख्या आधी से भी कम रह जाएगी।
है ना। तो ये एग्जिस्टिंग करिकुलम का ये भी एक डिफेक्ट है कि यह क्या है, बताओ। परीक्षा केंद्रित। परीक्षा केंद्रित। हाँ ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि जो हमारा अभी प्रचलित पाठ्यक्रम है ना, वो यथार्थ जीवन से संबंधित नहीं हो पाता है। हम लोग बार बार बात करते हैं कि यूटिलिटेरियन वैल्यू होना चाहिए, यूटिलिटेरियन वैल्यू होना चाहिए, पर एक्चुअली हो नहीं पाता है, वो थियोरेटिकल ज्यादा हो जाता है और उसका यूटिलिटेरियन एस्पेक्ट पे हमारा एम्फेसिस कम हो जाता है। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें तो यह बालक तथा समाज के आवश्यकताओं के अनुरूप खड़ा नहीं उतरता। क्यों? क्योंकि पीछे ही हमने डिस्कस किया कि यूटिलिटेरियन वैल्यू की बात करते हैं तो, लेकिन वो क्या जाता है, थ्योरेटिकल हो जाता है। इसलिए ना तो वो छात्र की आवश्यकताओं को पूरा कर पा रहा है और ना ही समाज की आवश्यकताओं को पूरा कर पा रहा है। अब अगली बात करें तो विज्ञान शिक्षण में जो पाठ्यक्रम है उसमें अभी ऐसे प्रत्यय, नियम, सिद्धांत और समस्याएं हैं जिनका हमारे दैनिक जीवन से मतलब सीधा संबंध दिखाई नहीं देता है। तो जब संबंध ही नहीं दिखाई दे रहा है तो वो हमारे लिए क्या हो जाता है, लगता है कि हम इसे पढ़ ही क्यों रहे हैं। ठीक, तो हमारे पाठ्यक्रम में ऐसी चीजों को शामिल किया जाना चाहिए जिसका हमारे दैनिक जीवन में उपयोग हो। क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। ठीक, उसके बाद बात करें कि हमने कहा कि प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, कह दिया, लेकिन उस स्तर की फ्लेक्सिबिलिटी जो सोसाइटी डिमांड करता है वो फुलफिल नहीं हो पाता है। थोड़े बहुत चेंजेस तो हो जाते हैं, लेकिन बाकी की कार्रवाई में ही एक बच्चा क्लास 1 से 9 तक भी निकल जाता है। ठीक है, एक नई शिक्षा नीति आते आते कितना टाइम निकल जाता है, इतने में बीच में कितने सारे बच्चे पास आउट होकर चले जाते हैं। ठीक है ना, तो लचीलेपन की अभाव भी हम देखते हैं। दूसरा फिर देखें कि जो प्रायोगिक कार्य है उस पे बल कम दिया जाता है और थ्योरी इतना ज्यादा है कि प्रायोगिक कार्य का जो महत्वपूर्ण स्थान है वह जो है इग्नोरेंस से सफर करता है। तो प्रायोगिक कार्य पे भी बल होना चाहिए। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन की, लेकिन सच्चाई ये होता है कि हम अगर सिर्फ साइंस के 3 डिसिप्लिन को ही ले लें तो क्या पाते हैं कि फिजिक्स अलग चलता है, केमिस्ट्री अलग चलता है और बायोलॉजी अलग चलता है। बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन, लेकिन वो एग्जिस्ट नहीं करता है प्रैक्टिकल ग्राउंड पे, है ना। तो कुछ इसी तरीके से आपको सारे पॉइंट्स लिख लेना है। 8-10 पॉइंट हैं, कुछ मैंने आपको बता ही दिए हैं, बाकी आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिया जाएगा। जैसे कि मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों एवं नियमों के अनुकूल नहीं बैठता है, थ्योरेटिकल तो हम कह देते हैं लेकिन होता ही नहीं है। तो ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें सुधार लाने की जरूरत है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि प्रेजेंट करिकुलम में क्या क्या डिफेक्ट है तो आपको कुछ एक पॉइंट इसी तरीके से बना के लिख लेना है। बाकी आपको इसका नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा, थोड़ा सा इसको डिटेल में आप पढ़िएगा और इन्हीं पॉइंट्स को आपको इलेबोरेट करना है। क्लियर हो गया? जी मैम। यस मैम। तो हमारा ये जो करिकुलम वाला यूनिट है वो समाप्त हो गया। आज मैं आपको करिकुलम के पूरे नोट्स इंग्लिश और हिंदी में सेंड करती हूँ, ठीक है ना। जी मैम। तो हमारा एक ऑब्जेक्टिव वाला यूनिट हो गया है, वो नोट सेंड कर दिया है। जनरल साइंस वाले टॉपिक नेचर एंड ऑब्जेक्टिव्स ये सारे हो गए, वो सेंड कर दिया है आपको। आज करिकुलम वाले सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, तो आप इन सबको राइट डाउन करते चले जाइएगा। क्लियर है? यस मैम। Yes, मैम ma'am. नेचर ऑफ साइंस के प्रोवाइड नहीं हुए हैं अभी हिंदी में नोट्स। ओके ठीक है, ठीक है, एक बार व्हाट्सअप कर देना तो। ओके मैम। ठीक है, चलिए तो आज उसको भी भेज देंगे। हाँ, बाकी सब मिल गए हैं? यस मैम, बाकी हो गए। ओके ठीक है, तो चलिए देखते हैं कल क्या पढ़ना है। नया यूनिट कौन सा है हमारा, एक बार सिलेबस देखिए। शायद मेथड्स ऑफ टीचिंग स्टार्ट करना है हमें। यस मैम, मेथड्स ऑफ टीचिंग। ठीक है, ठीक है,
तो नेक्स्ट हम क्लास में मेथड्स ऑफ टीचिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। ये इम्पोर्टेंट, वैसे तो सिलेबस में जितनी चीजें दी गई हैं सब इम्पोर्टेंट ही है। तीन हमने कंप्लीट कर लिया है, तीनों को आप रिटन फॉर्म में कर लीजिए, बाकी हम कल क्लास में मेथडोलॉजी को स्टार्ट कर लेते हैं। जी मैम। किसी को कोई डाउट? नो मैम।